नमस्कार दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। इसको NEP 2020 कहेंगे। और नई एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 34 साल बाद आई है, जिसके अंदर मेजर चेंज हुए हैं कई सारे। परंतु स्कूल के बारे में हम बात कर चुके हैं, मेजर हाइलाइट्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो मेनली है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस प्रकार के बदलाव आएंगे, UGC पे क्या प्रभाव पड़ेगा, AICTE पे क्या प्रभाव पड़ेगा, NCERT पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये सारे के सारे डिजोल्व कर दिए गए हैं, किस प्रकार से नया फ्रेमवर्क होगा, उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। नई जो रिक्रूटमेंट होंगी उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से आपका डिग्री का प्रोविजन होगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों, इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये आपके सामने है जो बिगेस्ट हाईलाइट हैं नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई है उससे रिलेटेड, और ये सारे के सारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। चलिए इसके पहले पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि सभी प्रकार के जितने भी हायर अथॉरिटी थी उन सबको खत्म कर दिया गया है और उन सब की जगह लेगा एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये HECI कहलाएगा। परंतु इसके अंदर भी कुछ सच्चाई और है कि इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट वर्टिकल में बांटा गया है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन होंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर वो 4 होंगे और अलग अलग होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वो कौन कौन से हैं ये देखिए। 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल इस प्रकार हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको NHERC कहलाएगा। ये सिर्फ रेगुलेशन के लिए काम करेगा। दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, और ये स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए काम करेगा। और तीसरा इसमें है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग, ये फंडिंग के लिए ही काम करेगा। और 4th नंबर पे है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडिएशन, और एक्रीडिएशन के लिए एक अलग से NAC, जैसे आजकल NAC है फिलहाल के अंदर, यदि आपको पता होगा, जो आपके कॉलेज को आपके यूनिवर्सिटी को स्टार देता है, जैसे 3 स्टार 4 स्टार या रैंक के हिसाब से डिवाइड करता है। इसी प्रकार का आपके एक्रीडेशन के लिए एक अलग से संस्था होगी जो NAC कहलाएगी। तो मतलब क्या है कि UGC खत्म कर दिया, AICTE खत्म कर दिया, NCERT खत्म कर दिया, इन सब की जगह एक कमीशन लेगा और वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और उसके इंडिपेंडेंट 4 वर्टिकल होंगे, 4 इसकी ब्रांच होंगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है कि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। दूसरा पॉइंट है कि पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स फॉर रेगुलेशन, एक्रीडेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड, यानी कि चाहे आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कॉलेज पब्लिक प्राइवेट कुछ भी हो, उनके सभी रेगुलेशन सेम होंगे और उनको सेम प्रकार से, यानी कि उसी प्रकार से उनको भी ग्रेड मिलेगा, चाहे वो 3 ग्रेड हो 4 ग्रेड हो, जिस भी प्रकार से वो सेम मिलेगा, और एकेडमिक स्टैंडर्ड भी सभी का सेम होगा। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। जैसा आपको पता ही है कि साइंस आर्ट कॉमर्स को तो डिजोल्व कर दिया है, यानी कि ब्लड कर दिया है, डिजोल्व आप कुछ भी कहें, यानी कि अब कोई भी स्टूडेंट है वो किसी भी पार्ट में जाके कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब कहने का ये है कि फिजिक्स के साथ आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री के साथ फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, यानी ये एक आप ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉरेन के स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दिया है। जैसे विदेशों के अंदर आपको सब्जेक्ट की कंप्लीटली छूट होती है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ये छूट इंडिया के अंदर भी अब लागू हो जाएगी। 4th नंबर पॉइंट को देखते हैं, और ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन डिग्री कोर्स। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने भी इसको 2 बार कवर कर लिया है, मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि मल्टीपल एंट्री होगी। यानी कि 1 साल का कोर्स आपने किया तो सर्टिफिकेट कोर्स आपका कहलाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और ये कहलाएगा कि डिग्री का सर्टिफिकेट इसने लिया है ग्रेजुएशन का।
यदि आपने 2 साल किया है तो आपका डिप्लोमा कहलाएगा, 3 साल आपने किया है तो डिग्री कहलाएगा, और यदि आप 4 साल करते हैं मतलब आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट हैं तो आपका 1 साल बच जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि 5 साल आपके लगेंगे और आप पोस्ट ग्रेजुएट सीधा यहाँ पे हो जाएंगे। ये है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम, यानी कि कभी भी आप एग्जिट कर जाएंगे। अब क्या होता था, अब होता था कि आपने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और पहले साल 1 साल करने के बाद आपने छोड़ दिया तो आपको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, और सर्टिफिकेट यदि मिलता भी था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस आधार पर भी आपकी जॉब लग सकती है। 5वां जो बड़ा चेंज किया है हायर एजुकेशन में वो किया है कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम, यानी कि एमफिल को खत्म कर दिया है। अब आने वाले दिनों में एमफिल नहीं रहेगी। तो ये था 5वां बड़ा डिसीजन। और 6ठा बड़ा डिसीजन देखते हैं वो क्या है। ये क्या कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई जाएगी, आप इसको ये कह सकते हैं, या दे दी गई है ये भी कह सकते हैं। 45,000 एफिलेटेड कॉलेज को, 45,000 कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि वो अपना स्ट्रक्चर खुद खड़ा कर सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एजुकेशन के ग्रांट के लिए। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पे जरूर कही गई है। 7वें पॉइंट को देखते हैं। 7वां बड़ा चेंज जो किया है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूनिवर्सिटी बाय एनटीए। चाहे आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी है ना इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर जो दाखिले होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो कॉमन होगा। और एनटीए की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके थ्रू किए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब हमें अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं, जिससे हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है। उसके बाद देखते हैं 8वां मेजर चेंज क्या है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ईदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन द पीरियड। ये मैंने इसको यहाँ पे ये डबल आ गया है, इसको आप 4th पॉइंट के साथ मर्ज कर लें, क्योंकि जो 4th पॉइंट है ये वाला सेम ही है। और यही है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन इसके अंदर FYUP प्रोग्राम रिटर्न नो मोर ड्रॉप आउट, यानी कि अब कहने की बात यह है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहलाएगा कि वो ड्रॉप आउट है। तो कोई भी स्टूडेंट ड्रॉप आउट यहाँ पे नहीं रहेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये है पॉइंट नंबर 9। और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट विल आल्सो एस्टेब्लिश एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट अर्न फ्रॉम डिफरेंट HEI। आप इस बात को समझिए कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, एक एकेडमिक बैंक निर्धारित करेगी जो क्रेडिट करेगा, आपके डिजिटली स्टोर करेगा आपके एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट को। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे सिबिल एक रिपोर्ट होती है, यानी कि एक बार आपने गड़बड़ कर दी तो फिर क्या होता है कि बार बार आपका अकाउंट आपके सामने आ जाता है और बैंक लोन देने से घबराते हैं। उसी प्रकार का एक क्रेडिट एकेडमिक स्कीम होगी, यानी कि यदि आपने पहले बेहतरीन किया है तो आगे आपका ऑप्शन उसमें बेहतरीन होगा, यानी कि सारे क्रेडिट जो आपके होंगे, एकेडमिक जो बैंक होगा उसके क्रेडिट सारे के सारे आपके डिजिटली स्टोर हो जाएंगे और आपको नौकरी पाने में यहाँ पे आसानी होगी। ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है, आप इस बात को समझिए। यानी कि जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा से, यानी कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बेहतरीन होगा, उसके लिए फ़ायदा होगा। जहाँ भी वो जाएगा, मतलब जिस प्रकार से आपको बैंक में सिबिल रिपोर्ट देखी जाती है उसी प्रकार से आपकी रिकॉर्ड यहाँ पे एकेडमिक बैंक में, यानी कि क्रेडिट जो पॉइंट आपके होंगे उसके अनुसार देखी जा सकती है और उसी आधार पे आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट हो, चाहे कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी या फिर सरकारी कंपनी, उन सब के अंदर ये क्रेडिट देख के आपकी निर्धारित कर दिया जाएगा। यानी कि ज़्यादातर अब क्या होता है, किसी प्राइवेट आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपकी डिग्री की वैल्यू की बजाय आपका देखा जाता है एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे उन सब को प्लस कर दिया जाएगा। मतलब क्या होगा कि सिर्फ आपका क्रेडिट, यानी कि आपकी साख, आपकी मतलब किस प्रकार से आपका डिजिटली आपका एकेडमिक डेटा स्टोर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी के आधार पे आपकी अर्निंग होगी। यानी कि मतलब आप किस प्रकार से प्लेसमेंट पाते हैं उसी के आधार पे यहाँ पे होगी, जो बहुत बड़ा चेंज मैं कहूँगा सिबिल रिपोर्ट की तरह ये होगा।
आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 वो है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंदर एजुकेशन सेक्टर गेट 6% ऑफ जीडीपी। ये बात आपने कई बार सुन ली होगी कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा, यानी कि पैसा भरमार आ जाएगा, परंतु अर्लियर इट वाज 1.7% है। कुछ रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि 4.43% भी कहा गया है, परंतु यहाँ पे यदि बात करें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की, तो उन्होंने कहा है कि 1.7% ही जीडीपी का खर्च होता था अब एजुकेशन में। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार हमने जाना था कि बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा हुआ था कि 4.43% जीडीपी का एजुकेशन के अंदर लागू होता था, परंतु यदि सुब्रमण्यम स्वामी की बात माने तो 1.7% था। और उनके ट्वीट को आप देख लीजिए, इस ट्विटर के अंदर उन्होंने दावा किया है कि सिर्फ एजुकेशन के अंदर 1.7% ही खर्च होता था, और अब यदि 6% इसका खर्च होगा तो बहुत सारा पैसा एजुकेशन में आने वाला है। और ये किस माध्यम से होगा? बहुत सारी स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं क्लासेज उनके लिए फ़ायदा होगा। और क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये दावा भी किया गया है, किसी भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन से इसलिए नहीं मना किया जाएगा कि उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि वो उसके पास पैसा नहीं है जिसके कारण वो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता, ऐसा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है 11 नंबर पॉइंट कि NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये NRF का मतलब इसलिए है कि क्वालिटी रिसर्च वर्क सामने आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा नई रिसर्च हो सके, और हम टेक्निकली और सोशली मॉरली स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो जिस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हमारे इतिहास के अंदर, भूतकाल के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही थी, उसी प्रकार से हम क्वालिटी रिसर्च वर्क सामने ला सकें, और उसी प्रकार से हमारे यूनिवर्सिटी का स्टेटस हो सके जैसा पहले हुआ करता था। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 कि बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप इन कैंपस इन अदर कंट्री, कि हमारी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं वो दूसरे देशों के अंदर भी अपने कैंपस स्थापित कर सकती हैं। और इसी के साथ में 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी विल अलाउ टू ओपन कैंपस इन इंडिया। भारत के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना कैंपस भारत में खोल सकते हैं, जिसके कारण हमारी एजुकेशन के अंदर क्वालिटी आ सके, बेहतरीन यूनिवर्सिटी का हम एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट है वो आपको पता ही है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है, और अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी। इससे पहले भी ये एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाती थी, परंतु इसको इतिहास में बदल दिया गया था, इसे HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया था। अब इसका नाम दोबारा से एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा। दोस्तों ये था कंटेंट आपके सामने, जो था कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड किस प्रकार के बिगेस्ट चेंज हुए हैं, उनके हाइलाइट्स मैंने आपको दी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, आप हमें, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।